बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुआ मलिक एंड दिस इज़ अमेरिका। सुबह सुबह नहाने के बाद निकली मैं घर से बाहर और कॉन्शियसली मैंने सीधा पैर घर से बाहर कदम निकाला, क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि सुन्नत नबवी है शायद कि सीधा पैर निकाला जाए या उल्टा पैर निकाला जाए। मैंने तो सुन्नत नबवी सोच के सीधा पैर निकाला था घर से बाहर, मगर फिर मुझे याद आया कि आई एम नॉट श्योर कि सीधा पैर बाहर निकालते हैं घर से बाहर, ये सुन्नत है, या घर से अंदर आते हुए, घर के अंदर आते हुए तो हमेशा सीधा पैर अंदर रखते हैं। आई नो बैतुल खला में जाते हुए उल्टा पैर रखते हैं। कोई भी नेक और पाकीज़ा अच्छा काम करते हुए, जैसे नेक कपड़े पहनते हुए सीधे हाथ से कपड़े पहनते हैं, सीधे हाथ से खाना खाते हैं, और कोई भी जिसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पाकीज़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम ना हो, वो उल्टे पैर और उल्टे हाथ से करते हैं। आई नो मस्जिद सीधे पैर से एंटर होते हैं और लेफ़्ट पैर से एंटर होते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था आज आप लोगों से कि मुझे बताएं कि घर से बाहर जब जाते हैं तो सीधा पैर रखते हैं बाहर या उल्टा पैर रखते हैं। एनीवेज़ बहुत ही अजीब सी चीज़ है, मगर क्योंकि पहला ही शॉट था तो मुझे ये सवाल जहन में था, मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि मैं गूगल कर रही थी, कहीं कहीं घर से बाहर जाने का उल्टा पैर लिखा हुआ था और कहीं कहीं सीधा पैर लिखा हुआ था। एनीवेज़ जब दिन का शुरुआत करें तो मेरी नानी कहती थी कि जब दिन का शुरू करो, मेरी अम्मी को भी ये बात पता नहीं होगी कि मुझे अपनी नानी की ये बात याद है, मतलब अपनी नवासियों से बैठ के वो ये बात कर रही थी कि जब दिन सुबह शुरू करो ना, अपनी सुबह उठो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, और हर काम की नीयत ये बदल लो कि हम अल्लाह के नाम से ये काम शुरू करें, आज का दिन शुरू करें, तो दिन में, वक्त में, हर चीज़ में खुद ही बरकत हो जाती है। हम लोग अपने रिस्क में बरकत ढूंढते हैं, मतलब रिस्क में बरकत मांगते हैं अल्लाह ताला से, मगर मुझे लगता है कि रिज़्क़ में तो बरकत मांगनी चाहिए, साथ वक्त में बरकत मांगनी चाहिए। कहते ना क़यामत से पहले जो है वो, अच्छा आज के व्लॉग का ज़रा मूड तब्दील होगा, ज़रा डिफरेंट सा होगा, क्योंकि मेरी आज तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, और अब मैं वही बातें करती हूँ जो मैं एक्चुअली सोच रही होती हूँ, या एक्चुअली सारा दिन जिन सोचों में गुजरा होता है वही करती हूँ। तो आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं खालिस ही बात करूँगी जो मेरे अंदर से आ रही है। तो कहते हैं ना क़यामत से पहले जो है वो ज़मीन से बरकत उठ जाएगी, तो वो बरकत सिर्फ रिस्क की नहीं होगी। आज देखें हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, अपने बच्चों के लिए कमाने के पीछे भाग रहा है। रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं होता, रिज़्क़ आपके रिश्ते होते हैं, रिज़्क़ आपकी वक्त होता है। आप देखें सुबह से लेके रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता, काम फिर भी मुकम्मल नहीं होते, हज़ार काम रह जाते हैं। वक्त तो उतने ही 24 घंटे ही है ना जो आज से 20 साल पहले थे, मगर वही 24 घंटे आज कितने कम पड़ गए हमको, कितने थोड़े पड़ गए हैं। यानी कि वक्त से भी अल्लाह ताला बाकी चीज़ों की तरह बरकत उठा रहा है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला वक्त में भी बरकत दे। मैं तो अल्लाह ताला से वक्त की बरकत की भी बहुत दुआ मांगती हूँ। एक और बात है कि जब मैं क़यामत के बारे में सोचती हूँ हर वक्त, तो कभी कभी कि आजकल ज़ाहिर है ये सब कुछ देख रही हूँ, जो जंगें चल रही हैं सारे मुल्क में, सीरिया में, अभी ईरान की शुरू हो गई है, फ़लस्तीन की, और ये वो सारी चीज़ें, पाकिस्तान इंडिया की सारी चीज़ें, तो ये ज़ाहिर है क़यामत की निशानियाँ हैं। तो पहले तो ब्रेक्स में चलेंगी ना जंगें सारी, पहले ब्रेक्स में होंगी थोड़े थोड़े वक्त बाद, फिर एकदम से चीज़ें एग्जैजरेट हो जाएंगी सब कुछ। तो मेरे जो आप कह लें स्पिरिचुअल टीचर हैं, मैं हमेशा, अगर जो लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं उनसे मैं ये बातें पूछती रहती हूँ। तो मैं ना एक दफ़ा बहुत डर गई थी, मेरा ख्याल है जब कोरोना आया था तो मैं इतना डर गई थी कि मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, मुझे लगता था कि बस क़यामत आने वाली है। तो मैंने कहा कि मेरा क्या होगा, मैं डर गई सारी चीज़ों से। तो मुझे उन्होंने बताया, उनका नाम है सैयद शाहिद हुसैन काज़मी, वो मानसरा में होते हैं, मेरी ज़िंदगी है वो, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बहुत डर गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जो नेक लोग होंगे और जो अल्लाह के प्यारे लोग होंगे, उनके ऊपर क़यामत के दिन भी इतनी तकलीफ़ नहीं आएगी। हर इंसान के ऊपर उसके अमाल के मुताबिक, अगर कोई इंसान ने पूरी ज़िंदगी बदी की है, बदी का उसका पाला भारी है, तो उसको उतनी तकलीफ़ होगी जितनी उसने बदी की है, और नेक को नहीं होगी। ठीक है, तो अमाल के हिसाब से तकलीफ़ होगी। बिल्कुल इसी तरह मैं एक और बात बताऊं कि सूर से डर लगता है कि भाई जो सूर फूकी जाएगी, तो वो चीज़ मैं साइंटिफिकली, क्योंकि मुझे रिलीजन को साइंस के साथ साइंस के ज़ाविये में पढ़ने का बहुत शौक़ है कि भाई रिलीजन की हर चीज़ साइंस से कैसे प्रूव होती है। तो मैं एक ज़माना था कि इतनी धत्ती पागलों की तरह मैं पढ़ती थी, और मैंने अपने घर में बुक शेल्फ लाइब्रेरी का मुझे शौक़ है, पता नहीं मैंने बताया था या पिछले व्लॉग्स में या नहीं, तो वो पाकिस्तान में मेरे घर पे था और मैं बहुत पढ़ती थी। तो सूर के ऊपर भी जो है वो ये एक वेस्टर्न साइंसेस की, वेस्टर्न मुल्कों की रिसर्च है कि एनर्जी क्रिएटेड वंस कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो भी आवाज़ निकलती है मुंह से या
किसी भी चीज़ का जो साउंड होता है या कोई भी जो एनर्जी होती है वो कभी भी, क्योंकि साउंड इज़ एन एनर्जी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। इसीलिए अब मेरा ख़्याल है फ्रांस जो है वो अब एक उसने रिसर्च की है फ्रांस ने कि पुराने ज़माने का साउंड, और इकरारुल हसन की भी एक वीडियो थी कि फ्रांस में मेरा ख़्याल है, आई एम नॉट श्योर, मुझे डाउट है फ्रांस ही था, कि साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो हज्जतुल विदा का खुतबा जो है वो वापस से रीगेन करने की, उनके साउंड को, आका पाक के साउंड को रीगेन करने की कोशिश करेंगे, जो कि मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उनको प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, मगर फ्रांस के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है और बताया है कि जितने भी साउंड क्रिएट होंगे वो हमेशा के लिए रह जाते हैं और वो बाउंस बैक करेंगे या करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो इंसान छींक मारता है, कहते हैं पस्त आवाज़ में छींकने वाला जन्नती होगा, तो इंसान को इसीलिए आका पाक ने आहिस्ता बोलने का और आहिस्ता आवाज़ निकालने का, आहिस्ता छींकने का भी हुक्म है। और बस ये सारी बातें, अल्लाह बातें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ऑफ़िस जब मैं पहुँची हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना हेयर बैंड भूल गई हूँ। मैंने बैग में से सारी चीज़ें अपनी निकाली हैं और बैग में से सारी चीज़ें निकाल के मुझे अपना हेयर बैंड फिर भी नहीं मिला। तो फिर मैंने वो जो नहीं पड़ा हुआ होता, रबड़ बैंड कोई पड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा पूरा दिन बाल खोल के घूमूंगी, ज़ाहिर है नहाई थी तो बाल खोले थे कि भाई सूख जाएंगे। सुखाने के चक्कर में बाल, फिर मैं ऐसे डिप्रेस होके बैठ गई। मैंने कहा भाई हेयर बैंड ही नहीं है, अब क्या करूँ। अच्छा, बैकग्राउंड मैंने ये सारा ब्लैक किया हुआ है क्योंकि मैं ऑफ़िस में किसी ऐसी जगह पे बैठी हुई थी जो जगह मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, या प्राइवेसी इन्वेड होगी ऑफ़िस की, तो मैंने पीछे से सारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर दिया। बस ये बैग में मैं ढूंढती रही, हेड बैंड अपना नहीं मिला। कोई ना कोई चीज़ डेली भूल जाती हूँ, तो बस फिर मैंने बनाई अपनी चुटिया, और चुटिया बना के मैंने वो रबड़ बैंड लगा दिया। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के कमेंट्स में नीचे पढ़ रही होती हूँ। मुझे ये लगता है कि शायद कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरी अमेरिका आके लाइफ जो है वो बहुत हार्ड हो गई है और मैंने अब जॉब करना शुरू की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि मैंने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था, और इवन शादी के बाद भी मैं काम करती रही हूँ। मैं जब वैसे मतलब ऑन एंड ऑफ काम करती रही हूँ। मैं थेरेपीज़ तो बिल्कुल फुल टाइम कर रही थी, ठीक है, थेरेपीज़ फुल टाइम कर रही थी, और ओवर द फ़ोन ऑनलाइन क्लाइंट्स करती थी, इंटरनेशनली क्लाइंट्स करती थी। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा मेरे पेट में था, और तीनों बच्चे, मुस्तफ़ा मेरा ख्याल है जब अली होने वाला था तो मैं 8 मंथ में मैंने ईद ट्रांसमिशन को होस्ट की थी डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ जियो पे, और इतना बड़ा मेरा पेट था उसमें। मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं जो वो मुझे हाथ पकड़ के सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सेट पे सीढ़ियाँ थी। तो आमिर भाई बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं कहती हूँ जन्नती इंसान है वो। साथ ही साथ मैंने, क्योंकि ऑफ़िस 10 मिनट पहले चली गई थी, तो मैंने, क्योंकि कल मैं लेट गई थी तो आज जल्दी चली गई थी कि भाई वो आवर्स पूरे हो जाएं, क्योंकि टैप इन टैप आउट होता है, वक्त का सारा हिसाब होता है। तो फिर मैंने अपनी आईब्रोज़ बना ली, मैंने घड़ी निकाली। मुझे ना पुरानी पुरानी घड़ियों का शौक़ है, कैसियो की। ये मेरी दोस्त है सोनिया, उसकी बेटी आई थी नीदरलैंड से, तो उससे मैंने ये घड़ी उसकी ले ली थी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी कलाइयाँ मोटी हो गई हैं और टाइट हो रही थी ये घड़ी, या पता नहीं क्यों, बस मैं एक्चुअली चिढ़ गई थी क्योंकि मुझे मेरा हेयर बैंड नहीं मिला था, तो मुझे तब चढ़ गई थी। तो मैंने अपनी घड़ी भी वापस रख ली। सोचती हूँ कि इयररिंग्स पहन लूँ, कुछ ना कुछ काम पे पहन के जाऊँ, मगर बस दिल नहीं चाहता, पता नहीं चीज़ें रखना भूल जाती हूँ या क्या चक्कर है, समझ ही नहीं मुझे आती। तो हाँ, ये बता रही थी कि मैं कोई अमेरिका आके पहली दफ़ा बच्चों को छोड़ के इस तरह जॉब नहीं की है। मेरे बच्चे जब ज़्यारा पैदा होने वाली थी, ज़्यारा सारे सेट्स पे, निदा यासर के शो पे, सनम बलोच के शो पे, मेरी बेबी शावर्स होते थे। फिर इन लोगों की पैदाइश के बाद बहुत शोज़ मैंने किए, होस्टिंग में करती थी। जब मैं PSL गई थी तो मैं छोटी सी ज़्यारा को दुबई में लेके गई थी, और क्योंकि पूरा महीना रहना होता था, PSL दुबई में होता था, तो मैं अपनी अम्मी को भी ले गई थी, सुहेल को और दोनों बच्चों को। उस वक्त मुस्तफ़ा नहीं था, दोनों बच्चों को लेके गई थी। दोनों बच्चे, 2 मैच होते थे एक दिन में, तो सुबह वाले मैच में ये लोग होटल में ही रहते थे, और शाम के मैच में सुहेल बच्चों को लेकर
आ जाते थे दोनों को। कभी कभी अली ज़्यादा नानों के पास रहता था, ज़ारा आ जाती थी स्टेडियम में। तो एक दफ़ा ज़ाहिर सुहेल और ज़ारा जो है वो VIP उसमें होते थे, रूम में होते थे। तो वहाँ पे सारी सेलिब्रिटीज़ और प्लेयर्स वगैरह होते थे। तो एक दफ़ा मैं मैच के बाद सुहेल को बीच में आके चेक भी करती रहती थी ना, ज़ारा को भी चेक करती रहती थी। तो एक दफ़ा मैं आई तो पता चला कि ज़ारा साहिबा ने पॉटी कर दी है, और वो पूरी पॉटी पता नहीं कैसी कोई क्या किया उसने कि पूरी पेम्पर से बाहर निकल गई। और सुहेल कहते हैं कि शायद आफरीदी, उसकी बेटियाँ, सारी फैमिली बैठी हुई थी, और मैं जनाब ज़ारा को गोद में लटका के और उसकी पेम्पर और पदामे में से उसका पॉटी निकल रही थी उसकी, और सुहेल के कपड़ों पे भी लग गई, और फात मुस्तफ़ा भी उधर ही था, और सब लोगों के सामने ये सीन हो गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको पता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चों ने यही किया होगा। तो मतलब ये बताने का कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखा। ज़ारा को भी मैं अभी यहाँ पे एक डायरेक्टर आए हैं ARY से। क्या जल रहा है? नहीं नहीं, वो उसकी आग बंद कर दें, आग बंद कर दें, हटा दें उसको। अच्छा, तो मैं वही ज़ारा को मैं भी बता रही थी कि ज़ारा को मैं बताती हूँ अब कि मैंने तुम्हें बचपन में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। ऐसे नहीं कि मैं काम पे जाऊँ तो बच्चों को छोड़ के चली गई अकेला। जब तक मैं कर सकी मैंने बच्चों को अपने साथ ही रखा था। हाँ, ARY से एक डायरेक्टर अभी आया हुआ था अमेरिका, तो वो खाने पे हम लोग साथ बैठे हुए थे। तो वो ज़ारा को बता रहे थे कि आपकी मम्मा जो थी वो मैड वेंचर्स एक शो था, मैं और सुहेल थाईलैंड गए थे, और हम चाहते तो हम दोनों जवान थे, और उस वक्त नानो भी थी संभालने के लिए सब कुछ, मगर मैं अपने बच्चों को छोड़ के अकेला नहीं गई। मैं ज़ारा को लेके मैंने मैड वेंचर किया है। मतलब मैड वेंचर क्या होता है कि जिसमें आपको मुश्किल मुश्किल टास्क करनी होती हैं समंदर के ऊपर और इधर उधर पहाड़ी इलाकों में। तो वो भी मैंने अपनी बेटी के साथ किया। अच्छा, ऑफिस में बैठ के मैं ये सारी हरकतें करती रही, अपने बाल देख रही थी, कोई भी नहीं था तब तक। तो मैंने कहा मैं कैमरा लगा के अपने थोड़ा सा अपने आप को देख के एंजॉय कर लूँ। बालों का रंग, बाल मैं इसलिए देख के एंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे अपने काले बाल सख्त बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली बहुत अरसे बाद पूरा 1 कलर करा लिया। लड़कियां ना डाई करवाती हैं तो वो स्ट्रीक्स करवा लेती हैं, और बलायाज करवाती हैं स्ट्रीक्स करवा लेती हैं, और गोल्डन बाल करवा लेती हैं। मुझे इतना जहर लगता है, मुझे लगता है सबसे चीप काम यही है। तो मैं 1 कलर करवाती हूँ हमेशा, और बड़ा सेटल सा रंग करवाती हूँ। अच्छा, बस फिर ऑफिस के बाद जो है वो वापस घर आते पता चला कि पेट्रोल ही गाड़ी में से ख़त्म होने वाला था। हर चीज़ पे आपको नज़र रखनी पड़ती है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ कि यहाँ पे पेट्रोल ख़ुद कैसे डलवाते हैं, ख़ुद डालते हैं। और इतना मैंने स्ट्रगल की कैमरे के साथ और मोबाइल के साथ, मगर फिर भी मैंने मेक श्योर किया कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँ। अच्छा, पहले तो पेट्रोल निकल ही नहीं रहा था ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्यों नहीं निकल रहा। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने वो बटन नहीं दबाया है। तो 3 बटन्स होते हैं, रेगुलर, डीजल और पता नहीं 3 तरह के पेट्रोल होते हैं। तो जब पहली दफ़ा मैं पेट्रोल डलवाने के लिए खड़ी हुई ना, तो मैंने पता नहीं दूसरा पेट्रोल डलवा रही थी ना मैं, दूसरे बटन पे मैंने हाथ रखा तो सुहेल ने एकदम चीख मारी, पागल हो तुम, इंजन ख़राब हो जाएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी। उसी वक्त गाड़ी का इंजन बर्बाद ख़त्म हो जाता है, मतलब गाड़ी बचती नहीं है ना फिर। तो कभी भी ये नहीं करना, रेगुलर डलवाया करो। मुझे पता भी नहीं था कि पेट्रोल कौन सा डलवाना है। और उसके बाद वो तो मैं सुहेल के सामने डलवा रही थी, और उसके बाद जब मैं अकेले एक दफ़ा मैं पेट्रोल डलवाने के लिए जब पहली दफ़ा अकेले गई, तो मुझे याद है ज़ारा लोगों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने गाड़ी रोकी। फिर कोई साथ जो बंदा पेट्रोल डलवा रहा था उससे मैंने पूछा कि पेट्रोल कैसे डालते हैं, तो उसने बोला यू डोंट नो। तो मैंने बोला कि मेरी कंट्री में ये सारे काम मर्दों के होते हैं। तो वो इतना इम्प्रेस हुआ, उसने बोला वाह, मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि किसी कंट्री में पेट्रोल आप ख़ुद नहीं डालते। तो मैं आज वही सोच रही थी गाड़ी में आते हुए ना, मैंने कहा कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान जाऊंगी तो जिस दिन मैं ऐसे पंप पे खड़ी होंगी और जब शीशा खोलूँगी और कोई बंदा सामने होगा और मैं उसको बोल सकूँगी कि भाई इतने का पेट्रोल डाल दो, तो मैं कितना खुश होंगी। और इतनी गर्मी थी पाकिस्तान में, बस ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं। जैसे यहाँ पे गाड़ी टो कराने के आपके हज़ार डॉलर, अगर आप कहीं हाईवे पे फंस जाएं या कुछ भी लग जाते हैं, या $350 रेगुलर आपके उसमें लग जाते हैं। तो कितने हुए ये, पता नहीं कितने लाख होंगे, आई डोंट नो। एनीवेज़, तो लाखों की अब गाड़ी टो कराते हैं। वहाँ पे कोई भी बशीर भाई को आप पकड़ लें और बोलें कि भाई
मेरी गाड़ी टो कर दो, ठीक है, या कोई धक्का लगवा देता है आपके साथ या सब कुछ, मगर यहाँ पे तो ये भी नहीं होता। अच्छा, गाड़ी जो है वो निकलवाते हुए इतना डर लगता है, जब हम मेन रोड पे लेकर आती हूँ गलियों से तो बड़ा डर लगता है। बस दुआएं करती हुई आती हूँ और अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से हिफाजत से रखे, क्योंकि भाई अगर गाड़ी को कुछ भी नाउज़ुबिल्ला मेरे मुंह में खाक शैतान के कान बहरे कुछ भी हो गया तो यहाँ गाड़ी बनवाना इतनी महंगी है, इतनी महंगी है कि बस। अच्छा, मैं आज ना मेरा मूड आज इसलिए अजीब सा है कि एक तो बात भी नहीं हो पाती किसी से, और जॉब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। जब मैं घर आती हूँ तो सुहेल काम पे चले जाते हैं, तो सुहेल से भी पूरा हफ्ता बात नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे भी किसी से भी कनेक्ट नहीं, आप जब जॉब शुरू हो जाती है फिर नहीं आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते, थक जाते हैं ज़ाहिर है। और फिर पाकिस्तान में भी किसी से बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी सुबह जैसे मैं 7 बजे उठती हूँ तो सुबह, तो वहाँ पे रात के 5 बज रहे होंगे, ठीक है। तो रात के 5 बजे मैं किससे बात करूँगी? 7 बजे उठ के मैं भागती हूँ ऑफिस, और जब मैं रात को 7 बजे वापस आती हूँ तो उधर हो रहे होते हैं सुबह के 7, यानी कि पूरा दिन, वहाँ का पूरा दिन नहीं। जब मैं रात को 7 बजे वापस आती हूँ तो उधर क्या टाइम हो रहा होता है? अल्लाह माफ़ करे भाई, समझ ही नहीं मुझे आ रही। बस जो भी टाइम होता है, बस टाइमिंग ऐसी होती है कि वहाँ पे भी किसी से बात नहीं हो पाती है। तो अकेलापन महसूस होता है ज़ाहिर है। और मुझे लगता है कि एक और बात बताऊं कि जब से मैं अमेरिका आई हूँ, मेरे ना एक दुबई में एक मामू रहते थे, सगे मामू नहीं थे, दूर के मामू थे। वो ना अपने आप से बातें करते थे, तो जब वो पाकिस्तान आते थे तो वो वॉशरूम जाते थे तो दूसरे वॉशरूम में आवाज़ आती थी कि वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो हम बच्चे बहुत हंसते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। अब मुझे, और वो मामू थे जिन्होंने, वैसे तो मेरे सारे मामूओं ने, अम्मी की कज़न्स की बात कर रही हूँ, अकेले ज़िंदगी गुजारी है, मगर अब मुझे समझ आता है कि यार ये अकेलापन इसकी वजह होता है। क्योंकि अब मैं भी अकेले अपने आप से बातें करने लगी हूँ, या ऐसे पागलों की तरह नहीं, कि बस जैसे बहुत ज़्यादा कुछ सोचती हूँ तो एकदम से मुंह से सोचते सोचते कुछ निकल जाता है। कभी कभी तो डर लगता है नींद में कोई राज ही ना निकल जाए सुहेल के सामने। लिखती भी हूँ वैसे, कभी कभी वॉइस में मेमोज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी कभी शायरी करती हूँ। वॉइस उसमें मेरे फ़ोन के नोट्स में सब कुछ पड़ा हुआ होता है। पहले लिखती थी, लिखने में बहुत एनर्जी लगती है और फिर वो बुक भी संभालनी पड़ती है, ये एक और काम है। तो अब मैं नोट्स में, फ़ोन के नोट्स में चीज़ें लिख लेती हूँ। वैसे तो आजकल तो मैं अब ये वीलॉग्स में पीछे से जो वॉइस ओवर करती हूँ तो रात को रोज़ाना, तो पूरा दिन जो सोचें गुजरी होती हैं वो भी बताती हूँ, वो भी कह देती हूँ। तो चलो वो एक तरह से वेंट आउट भी हो जाता है, आप लोगों के साथ एक रिश्ता भी बन गया है, और फिर आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं ना, तो अब मेरा वो अकेलापन दूर भी हो रहा है, और मेरी भी थेरेपी हो रही है, एक कनेक्शन भी बन रहा है। और क्या मैं कह रही थी, हाँ, तो बस आप लोगों का ये, मुझे लगता है कि बस रात का ये टाइम होता है जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो आप लोगों के साथ सारी बातें हो जाती हैं। अच्छा, आज मैं ये सोच रही थी कि मैंने हमेशा सोची थी कि अल्लाह मैं किस चीज़ के वीलॉग्स बनाऊँगी, मेरी तो लाइफ बहुत डिफरेंट है और दिखाना कुछ और पड़ता है, और मैं इतना हैपनिंग वीलॉग्स चाहिए होते हैं लोगों को, और ज़ोर ज़ोर से आके वीलॉग्स में बोल रहे होते हैं। सारी फैमिली जो है वो पूरा एक कॉमेडी बनी हुई होती है, एक एंटरटेनमेंट बनी होती है। मेरी तो फैमिली बहुत सिंपल सी फैमिली है, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी फैमिली को उस तरह से कॉमेडी बना दूँ, राइट। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अमेरिका दिखाती हूँ कि भाई अमेरिका के बारे में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बताती हूँ, तो चलो वो वीलॉग्स लोगों को पसंद आएंगे। मगर वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर बंदा यहाँ पे ऐसी वीलॉग्स बना रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने वॉइस ओवर के कुछ वीलॉग्स देखे, मैंने कहा वॉइस ओवर वाले वीलॉग शायद बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने कहा कि उसमें भी, वॉइस ओवर के वीलॉग्स में भी लोग जो हैं वो अमेरिका को ही दिखा रहे थे और अमेरिका की ही चीज़ों के बारे में बता रहे थे, मगर एक पर्सनल डायरी की तरह, कि आपकी अंदर की सोच, आपकी दिल की बातें, आपकी रियल लाइफ, आपकी रियल हार्डशिप, स्ट्रगल्स, हैप्पीनेस, सक्सेस, सारी चीज़ें जहाँ पे एक वीलॉग में हों। और ये जो मैं अब बना रही हूँ, ये मैंने वीलॉग इस तरह का कभी भी नहीं देखा, कसम से यूट्यूब पे कभी नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा एक्स फैक्टर मिल गया।
ये मैंने अपने मतलब मैंने एक स्पेशल सी चीज़ बनाई है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं भी कि अल्लाह ताला मेरे यूट्यूब के गोल को पूरा कर दे, तो फिर मैं बस जॉब छोड़ दूँ और मैं घर पे बैठ के जो है वो एक मेरी इनकम स्ट्रीम बन जाए। एनीवेज़, घर आके बच्चों को खाना दिया, कपड़े धोने के लिए डाले हुए थे तो वो बच्चों से मैंने तय कराए। अली जो है वो अपने भाई के और बाबा के कपड़े तय करता है और अलमारियों में रखता है, और ज़्यारा जो है वो अपने कपड़े और मेरे कपड़े तय करती है। तो तय करते हुए तो मैं नहीं बना सकी वीडियो, मैं खाना बना रही थी, मगर तय करने के बाद बस ये लोग जब बिस्तरों में अपने थोड़ा सा लेटे हैं तो मैंने वो वीडियो बना ली थी। फ़ारिग शारिग होने के बाद मैंने भिंडी पड़ी हुई थी घर में, वो मैंने बना ली। मगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भिंडी सुहेल साहब से, हमारे मियाँ से आप एक चीज़ मंगवा लें। वो कहते हैं तुम चलोगी तो जाऊंगा, तुम भी चलो साथ। अरे सुहेल, एक दूध ही तो लाना है, एक भिंडी तो लानी है, नहीं तुम भी चलो। अच्छा भाई, मैं तो नहीं जा सकती, फिर वो चीज़ लेकर आएंगे, वो हमेशा वो चीज़ गलत ही निकलेगी। भिंडी तो मैं जो गलत लेकर आए थे वो आपको दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने सीरियल खोल के, जब से मैं आई थी, तीसरा हफ्ता था ये, कि 2 सीरियल के डब्बे पैंट्री में पड़े ही पड़े रह गए। मतलब वही मैं कहती हूँ ना कि जब तक चीज़ निकालो नहीं, सामने इनके लोगों के पेश ना कर दो, वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती, वो वहीं रह जाती है। तो मैंने ये निकाला और सीरियल का डब्बा मैंने जैसे ही बाहर रखा तो आप लोग देखेंगे कि मुस्तफ़ा ने फ़ौरन आके रोज़ा डाल दिया कि मुझे सीरियल खाना है, मुझे सीरियल खाना है। तो मैं वही कहा कि तुम लोग को नज़र नहीं आती चीज़ें, कि भाई जब तक माँ सामने निकाले नहीं, खोल के सजाए नहीं, तब तक इन लोगों ने नहीं खानी होती। तो चीज़ें ख़त्म करना भी एक काम होता है। अच्छा, ये जो हनी रोस्टेड सीरियल है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब से आई हूँ तकरीबन 2 साल से मैं यही वाले ख़रीद रही हूँ। उसमें हनी का फ्लेवर मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस अभी मैं व्लॉग बनाने के बाद दूध में चीनी डाल के खाऊंगी भी। अच्छा, जब मुझे भूख नहीं, जब मुझे स्नैकिंग या मीठे का दिल चाहता है ना, तो फिर मैं ये खा लेती हूँ। तो ख़ुद भी मैं खा लिया करूँगी। मुझे ख़ुद भी याद आया कि नाश्ता जो मैं नहीं करके जाती हूँ तो ये मैं करके चली जाया करूँगी। अच्छा, पैकेट जो है जब हम कचरे के डब्बे में डालते हैं तो उनको पूरा स्मैश करना होता है कि जगह कम से कम यूटिलाइज़ हो। अच्छा, ये भिंडी मैंने आपको दिखानी थी, ये सुहेल साहब से मैंने मंगवाई थी, तो उन्होंने ये ब्रेडेड ओकरा ले आए। अरे भाई, मैंने श्रेडेड कहा था, श्रेडेड, यानी कि मैं भी कटेड कहना चाह रही थी, मैंने श्रेडेड बोल दिया, उन्होंने ब्रेडेड सुन लिया, वो ब्रेडेड उठा के ले आए और 1 पैकेट भी नहीं 3 पैकेट ले आए। मैंने कहा भाई अब मैं ज़ाया तो नहीं करूँगी, मैं भी इसको बना के ही छोड़ूंगी। 1 पैकेट पड़ा हुआ था खुला हुआ, क्योंकि हमने चेक करने के लिए खोला था फ्रिज के अंदर। तो मैंने जल्दी से प्याज काटे, टमाटर काटे और नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाली। जब मैंने तेल डाला तो मैं हर चीज़ पहले की यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई तेल बाहर पड़ा हुआ था, सोहेल ने कोई चीज़ फ्राई की थी तो मेरा ख्याल है यही भिंडी फ्राई करके चेक की थी, तो इसी भिंडी का जब मैंने ऑयल डाला वो फट फट के पूरे चूल्हे पे, इधर उधर, माइक्रोवेव पे, हर जगह गिर गया। मैंने कहा चलो भाई, मैं कोई काम जैसी समेटने की कोशिश करती हूँ वो काम और बढ़ जाता है हमेशा। मैं एक काम करने की कोशिश करती हूँ कि भाई कम से कम काम को हो जाएगा, तो वो काम और रायता फैल जाता है। खैर, ये पूरी भिंडी बनाने के बाद पहले तो इतना घोटना पड़ा, इस भिंडी को इतना घोटना पड़ा लेस निकालने के लिए। फिर उसके बाद वो जो मैदा लगा हुआ था ऊपर, उसको मैंने कहा किसी तरीके से वो क्रिस्पी हो जाए, मगर उसने भी क्रिस्पी होने का नाम नहीं लिया। और आप साथ साथ देखें, मुस्तफ़ा ने इतना तंग किया है, इतना तंग किया है।